अरे आप देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। चलिए, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो जब भी कोई वैल्यू x और y की मिलकर एक सॉल्यूशन बनता है। एक्स और वाई की मतलब आपने देखो, अभी आप एक चैप्टर और पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेन डिस्कार्ट नाम के जो मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया, यानी बेसिकली ग्राफ वहीं से शुरू होता है, जो टू डायमेंशनल ग्राफ्स होते हैं। अब ये टू डायमेंशनल ग्राफ्स में हमें क्या चाहिए? इन टू डायमेंशनल ग्राफ्स में हमें चाहिए दो दो चीजें, एक एक्स और एक वाई, या ये कहूं कि दो एक्सिस से ये बनता है। एक हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा वाई एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलरली जो रहता है वर्टिकल, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। हालांकि इसकी पूरी डिटेल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बहुत दूंगा, इतनी चीजें बता दूंगा कि ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी कुछ, तो ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे, इसके डिटेल के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। अभी तो हमें लीनियर इक्वेशन में तो ग्राफ लाइन का बनाना है, उसके लिए मैं ये समझाना चाहता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या चीज है। क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं बेटा किसी भी लीनियर इक्वेशन के, वो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में रहेंगे, वही सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। अब वो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन क्यों कहलाते हैं? तो जिस तरीके से याद कीजिए, हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करते थे, ये कहें कि उसकी वैल्यू रखने से आंसर जीरो आता था। लीनियर इक्वेशन में वही काम सॉल्यूशंस करते हैं। सॉल्यूशंस मतलब x, y वो जो वैल्यू होती है, अगर आप उन वैल्यू को रखते हो इक्वेशन में, उस वैल्यू को अगर आप इक्वेशन में रखते हैं, तो उधर से जो है अगर LHS और RHS बराबर आता है वैल्यू रखने से x और y की, तो उसे सॉल्यूशन कहा जाता है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो कोऑर्डिनेट की बात करूं तो सपोज कीजिए एक यहां वैल्यू 2 दिखाई दे रही है और मान लो ये एक वैल्यू 3 है। अब हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां बेटा कोऑर्डिनेट बन जाता है। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर उसके बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। इसे एब्सिसा और इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ये क्या चीज हो गई? ये कोऑर्डिनेट हो गई। अब अगर मान लीजिए इसी कोऑर्डिनेट से होकर कोई स्ट्रेट लाइन जाएगी, तो वो ये जो 2,3 पॉइंट है, उस स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा बेटा। तो जो सॉल्यूशन मैं समझाना चाह रहा हूं, एक तो मैंने अलजेब्रिकली बताया आपको, और अब मैं एक दूसरे आपको ग्राफिकली भी समझाना चाह रहा हूं। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जो है क्या कहते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। तो मैंने एक पॉइंट और लिया, स्पेस को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान लो ये 1 है, ये यहाँ 1 है और ये 2 है। अब मैंने एक पॉइंट और लिया बेटा, तो एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने 1,1, यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। तो परपेंडिकुलर्स बनाओगे तो पॉइंट आपको मिल जाएगा, इस तरह से मिलेगा कि नहीं। अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया? अभी तो मैं ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ये तो समझाने वाली बात बता रहा हूं। सपोज मैंने इसको ज्वाइन किया और ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन से होके जा रहे हैं, या ये कहूं कि लाइन इन दोनों पॉइंट से होके जा रही है। बेसिकली बात को समझो, मैंने कल लास्ट क्लास में भी सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि वो पॉइंट सॉल्यूशन होते हैं जो लाइन के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि लाइन के ऊपर वो पॉइंट हो, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि लाइन उन पॉइंट से होके जाए। 1,1 जैसे ये वाला पॉइंट है, अब इन दोनों पॉइंट से लाइन जा रही है कि नहीं जा रही है? बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों पॉइंट इस लाइन को फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं है ना। तो पॉइंट्स कॉल्ड सॉल्यूशंस when they are responsible for the formation of a straight line। तो किसी भी इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करने के लिए जो वैल्यूज, जो कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें सॉल्यूशन कहा जाता है। तो अब ये बताओ, हमें अगर किसी लाइन को ड्रॉ करना है, तो आपको मैं बताऊं 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं। मैक्स टू मैक्स लेना है तो 3 ले लो। 3 पॉइंट लेने से एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाती है। 3 में इसलिए बोल रहा हूं कि कई बार अगर 2 पॉइंट ले रहे हो आप, तो यार मान लो दोनों पॉइंट यहीं करीब करीब आ गए, तो अब ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट कहां से, एक्चुअली इस पॉइंट से होके कहां से जाएगी, ये हम कंफर्म नहीं कर पाते कई बार। क्यों? क्योंकि स्केल से अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो, तो कई बार बेटा हमें ऐसा लगता है हमारा स्केल बिल्कुल सही स्ट्रेट जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार थोड़ा सा मिस हो गया, कई बार ऊपर हो गया, स्लाइटली चेंज भी अगर आ गया, तो अंतर क्या आ जाएगा? ये वाला अंतर आ जाएगा। मतलब पॉइंट ये यहां मिल रहा है,
एक्स एक्सिस पे और ये वाला पॉइंट यहां मिल रहा है, और दोनों ही स्केल से आपने इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। तो मतलब ये दोनों पॉइंट से लाइन होके जा रही है, लेकिन स्लाइटली चेंज होने पर ये लाइन इधर थोड़ा सा मूव हो गई और ये लाइन इधर हो जाएगी। स्केल से जब ज्वाइन करते हो ऐसा हो जाता है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से पॉइंट्स लेने हैं जिससे कि इस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करोगे ही नहीं। लाइन हम पॉइंट ही इस तरह के लेंगे, सिखाऊंगा मैं आपको कि आपका स्केल का जो काम है वही समाप्त हो जाएगा, यू नो। तो आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अब ये दो पॉइंट जो है इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को क्या कहोगे, सॉल्यूशन। तो अब मुझे बताओ कि क्या इस लाइन के ऊपर यही दो पॉइंट्स हो सकते हैं? क्या और ऐसे पॉइंट नहीं हो सकते जो इस लाइन से होकर जाएं? या ये उल्टा कह दिया मैंने, ये लाइन उन पॉइंट से होकर जाए, ऐसे भी तो और हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो एक पॉइंट और ले लिया मैंने, यहाँ सपोज ये 2 है यहाँ से वैल्यू, और सपोज कीजिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे 1.5 आ गया, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो मान लो ये 1.5 है, तो एक सॉल्यूशन और बन गया। क्या बन गया? 1.5, 2। ध्यान रखना पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x, y सॉल्यूशन का। तो अब यहां से 3 हो गए बेटा। इसी तरीके से कितने ऐसे और सॉल्यूशंस हो सकते हैं और पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस लाइन पर आएंगे? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो अगर ये इनफाइनाइट हो सकते हैं तो इसका मतलब नोट डाल के आप लिख लो, जल्दी से नोट डाल के लिखेंगे, अ लीनियर इक्वेशन in two variables, linear equation in two variables, a linear equation in two variables has infinite solutions, has infinite solutions, has infinite solutions because the graph of a linear equation, because the graph of a linear equation is a straight line, and graph of a linear equation is a straight line, and a line has infinite points, and line कंसिस्ट भी लिख सकते हो आप, अ लाइन कंसिस्ट इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं तो लाइन क्या है? लाइन लीनियर इक्वेशन से ही तो बना। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन भी कितने हुए? इनफाइनाइट हुए। तो ये तो एक बात इधर से हो गई। मैंने ग्राफिकली भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। अब हम सॉल्यूशंस निकालना सीखते हैं। तो आप कहो सर ग्राफ से सॉल्यूशन निकाल लेंगे, मैं कहूंगा चाचा ग्राफ से सॉल्यूशन कैसे निकाल लोगे भैया, ये बताओ। जब तक आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो क्या ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है कि एक लाइन बना के दे दी उन्होंने और आप से बोला जाए कि इस लाइन पर ये जिस इक्वेशन का लाइन है इसके कुछ सॉल्यूशंस निकाल के दिखाओ। तो अगर पूछ लिया तो जैसे ये लाइन पे एक पॉइंट ये रह रहा है, ये आसानी से मिल रहा है जो एक्सिस पे। अब यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है, मान लो आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बिल्कुल सही डालना पड़ेगा, यहाँ से बिल्कुल सही, तब ये कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे जो भी आएंगे। तो ऐसे लाइन बना दें और आपसे कोऑर्डिनेट पूछें, ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है ना। आपको कोऑर्डिनेट्स पहले निकालना पड़ते हैं फिर लाइन बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन का कोई ऐसा सेंस बनता है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पूछ लें तो आपको पता ही है कैसे करना, मैंने बता ही दिया। परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दो बस, और जो भी पॉइंट आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा उससे पहले एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, वो लास्ट क्लास का ही है क्वेश्चन यार, वो और कर लो, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर मैं सॉल्यूशन निकालने पर आ जाऊंगा। हालांकि इसमें भी सॉल्यूशंस की बातें चल रही हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखो, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म, find the solutions of the form, find the solutions of the form x equals to a comma y is equal to 0, x equals to a comma y equals to 0, x equals to a comma y equals to 0 and x equals to 0 y is equal to b। दूसरा है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू b। ये
दो सॉल्यूशंस एक्चुअली इस फॉर्म में आपको चाहिए, x इक्वल्स टू a कॉमा y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू b। अब ये a और b कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस, इन्होंने इक्वेशन भी पूछ दी हैं, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब लिखो जरा इक्वेशंस क्या हैं। तो पहली इक्वेशन सुनो क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये पहला है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में दिए हैं, आपको इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो भी किस फॉर्म में, इन फॉर्म में, यानी एक सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, एक सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा पहली इक्वेशन का। फिर इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में एक सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा, एक सॉल्यूशन इस फॉर्म में आएगा। तो इसलिए अभी हमने सॉल्यूशन निकालना सीखा तो नहीं है, लेकिन इस केस में जिस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं उन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एक फॉर्म आपको दे दिया है। x की वैल्यू 0 है एक जगह, तो बड़े आराम से y आ जाएगा, एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे तो बड़े आराम से x आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वेशंस लिख दिया आपने, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन दिस एंड दिस, इतना लिख लिया। अब आगे इसमें कंटिन्यू करें क्वेश्चन को, इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, क्या इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी है, वो भी बताना है। इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, क्या इनका कोई कॉमन सॉल्यूशन भी आ रहा है, जरा बताएं। तो इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, तो अगर कॉमन सॉल्यूशन आएगा तो बेटा वो जब हम सॉल्व करेंगे वो अपने आप पता चल जाएगा कि कॉमन सॉल्यूशन है या नहीं है तो क्या है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को, नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इज देयर एनी कॉमन सॉल्यूशन, अगर है तो बताएंगे, नहीं है तो फिर बात खत्म हो गई। तो अब हमें करना क्या है बेटा, देखिए दोनों इक्वेशंस के लिए जो फॉर्म हमें दिए गए हैं वो दोनों इक्वेशन में 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं। यानी कि जैसे आपने सबसे पहले मान लो पहला इक्वेशन लिया, फर्स्ट केस आप मान के चलो, तो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, फर्स्ट केस ले लीजिए, फर्स्ट केस में ये वाला इक्वेशन लिया, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन के, सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हमें कौन से सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए इस फॉर्म में। इसको थोड़ा सा और अगर आप देखें तो ऐसे भी लिख सकते हो और जल्दी क्लियरली समझ में आएगा। ये इन्होंने तो क्या है, वैल्यू बतानी थी इसलिए ऐसा लिख दिया, x a और b वॉटएवर जो भी। तो एक सॉल्यूशन उन्होंने बोला है कि a कॉमा 0 है या 0 कॉमा a था, देखना पड़ेगा, a कॉमा 0, ठीक है। तो पहला वाला a कॉमा 0 के फॉर्म में, और दूसरा वाला जो है 0 कॉमा b के फॉर्म में, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पता कैसे चला, अरे आपको बोला था ना x का वैल्यू पहले लिखते हैं, y का वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो x कितना था पहले केस में a, और y कितना लेना है पहले केस में 0, सेकंड केस में x क्या लेना है 0 और y क्या लेना है b। तो ये दो आपको फॉर्म दिए गए सॉल्यूशन के, तो मैंने इनको इस तरह से लिख दिया। सॉल्यूशंस को लिखने का तरीका तो यही होता है। तो फॉर्म ऑलरेडी दिए गए हैं, अब हमें केवल और केवल वैल्यू रखनी है तो और आंसर को मैच करना है। तो देखेंगे पहला वाला, तो a कॉमा 0 के फॉर्म में अगर आपको रखना है तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यूज को। तो लिखेंगे पहला वाला, इसका भी एक पहला पार्ट ऐसे मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। हमें ये करना है कि इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखनी है, रख दो जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर ये मिलेगा 2a प्लस 5 ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 10। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 10। जल्दबाजी ज़्यादा नहीं, एक बार लिख दो। 2a इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या होता है, a आ गया 5, ये 5 बार जाएगा तो a इज इक्वल टू 5 आ गया। अब देखो a इज इक्वल टू 5 आ चुका है, x की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर, और y तो 0 है ही है। तो सॉल्यूशन क्या बन गया, तो एक सॉल्यूशन इसका आ गया। सो देयरफॉर a पहले लिखा हुआ है x की जगह पर, तो देयरफॉर 5,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। यानी कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। अब इसी इक्वेशन का मैं दूसरा सॉल्यूशन निकालूंगा, ठीक है कि नहीं। तो दूसरा सॉल्यूशन देखो जरा, इसी इक्वेशन का यहाँ करता हूँ लेफ्ट में, इतना आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मैं नहीं दिखूंगा, सॉल्यूशन दिख जाएगा। देखिए अब सबसे पहले क्या करना है इसमें, सेकंड केस मतलब फर्स्ट केस का सेकंड पार्ट, ठीक है ना। ये केस फर्स्ट हो गया,
जिसमें आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया। अब फर्स्ट केस का ही सेकंड वाला वो क्या कहता है, तो लिखेंगे पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग, एक ही बात है। पुटिंग इस बार आपको बोल रहे हैं कि x को 0 रखो और y की जगह पर आप देख सकते हैं b है कि नहीं है। तो x को आपको बोला गया है 0 और y को बोला गया है b। तो x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू b। ठीक है, किस में रखना है ये, इन इक्वेशन या गिवन इक्वेशन कौन सी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब देखो x को 0 रखना है, y को b रखना है, तो क्या होगा, तो इसमें जब रखोगे आप वैल्यू तो आपको मिलेगा 2 और x की जगह 0 आ गया, y की जगह 5 ऐसे रहेगा, y की जगह b आ गया इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये तो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 5b इज इक्वल टू 10। पहले लिखना पड़ेगा एक स्टेप, यहाँ से डायरेक्ट काट देते हैं कुछ बच्चे तो खटा, क्योंकि सर ये तो 0 है। अरे अभी एडिशन में है ना, तो पहले एडिशन हटाओगे, जल्दबाजी क्यों, एक स्टेप्स होते हैं बेटा मैथ्स में, वो सारे बताना पड़ते हैं। एक बार में आप 3-4 ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते एक साथ। ये कैंसिल करो, 2 बार जा रहा है तो b कितना आ जाएगा 2। अब अगर b 2 है तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा हो गया, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं 5,0 एंड 0,2, तो क्या दोनों ही सॉल्यूशंस, आप देखो ध्यान से, दोनों सॉल्यूशन उसी फॉर्म में हैं जो दिए गया था हमको फॉर्म, ये x(a,y,0) यानी कि a,0। देखो पहला सॉल्यूशन चेक करो, a,0 मतलब 5,0 देखो आ रहा है। अब देखो सेकंड वाला क्या है, 0,b का फॉर्म है, तो देखो सेकंड में 0,2 दिख रहा है कि नहीं, तो ये सेकंड वाले का फॉर्म है 0,2। आ गया कि नहीं आ गया। तो इस फॉर्म में हमें 2 सॉल्यूशन निकालने हैं पहली इक्वेशन के, आ चुके हैं। नोट करो जल्दी से, इसको इरेज करूंगा मैं, नोट करो जल्दी, मुझे स्पेस अभी मेरे पास उतना नहीं है तो मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला वाला पार्ट आपका हो चुका है ना, इसको रेस कर रहा हूं मैं। अब सेकंड एक्चुअली जो था क्या, सेकंड केस यानी कि इक्वेशन बदल जाएगी। तो सेकंड केस में इक्वेशन बदल रही है, तो बदली हुई इक्वेशन से हमें क्या करना है वो देखें। ठीक है, बदली हुई इक्वेशन से क्या करना है वो देखते हैं। एक मिनट, किसी बच्चे ने मैसेज किया है एक तो, चलिए कोई नहीं, बाद में देखेंगे। देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो जल्दी से इसमें भी वही पैटर्न फॉलो करना है, मतलब जो वैल्यूज एक्चुअली जो ली गई है ना उसी तरह से वैल्यूज लेनी है। तो कैसे, तो वो देखें जरा। पहला वाला पार्ट इसका कर रहा हूं, सेकंड केस पे आ जाते हैं, केस 2। और केस 2 का पहला पार्ट, इफ x इक्वल्स टू क्या, पहला केस में x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल टू 0 ले लो, ऐसा कर सकते हैं आप, पुटिंग कर लो, या इफ x इक्वल्स टू, एक ही बात है, लैंग्वेज दोनों सही है। तो इफ x इक्वल्स टू a है और y इज इक्वल टू 0, ये देखो पहला केस x a y 0, तब क्या होगा, देन 2 a हो जाएगा। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, दूसरे में भी 2a है, मुझे लगा गड़बड़ हो गया। तो 2a यहाँ से, अब इसे नहीं देखना, इसे देखना, ये हो चुका है, अब इसे देखना है। 2a प्लस 3y, y की जगह पर 0 रख दो, इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है, तो 2a ये तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 6, मतलब कि 2a इज इक्वल टू 6 आ गया। कैंसिल करोगे तो a आ जाएगा 3। अगर a 3 आ गया तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, बन जाएगा 3,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ
किसका सोल्यूशन है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। तो एक सोल्यूशन इसका आ गया कि नहीं आ गया? ठीक बात है, नोट करें इसको जल्दी से। जल्दी से नोट कर लें बेटा। ठीक है गोपेश, आई गॉट बोथ आंसर्स, अच्छी बात है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना? श्वेता भी लेट आई है, गोपेश तुम भी लेट आए हो, टाइम का ध्यान रखना ज़रूरी है बेटा। जल्दी से इसका सेकंड पार्ट और करा रहा हूँ बच्चों, देखेंगे सेकंड पार्ट। तो अब सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, बस वही बदल देना है, थोड़ा सा चेंजेस आएंगे। पहला मतलब सेकंड केस जो है इसमें क्या करना है, तो इफ़ x इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने ले लिया 0 और y को मैंने ले लिया b, तो क्या होगा, देन putting these values in second equation, so we will get 2 into 0 plus 3b is equal to 6। तो ये तो 0 ही हो जाएगा बेटा, 3b is equal to 6, तो 3b equals to 6 कैंसिल करोगे तो b कितना आ गया 2। तो जब b 2 आ जाएगा तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सो देयरफॉर सॉल्यूशन बनेगा आपका 0,2। तो लिखेंगे 0,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन आ चुके हैं बेटा। अब देखो जरा दोनों केसेस को मिला दें। उन्होंने बोला है कि पहले तो दो सॉल्यूशन निकालो दोनों के, उसके बाद कॉमन सॉल्यूशन अगर कोई है तो वो निकाल के बताओ। तो देखिए आप मुझे बताओ इन दोनों में क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, बताइए जल्दी से, क्या कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, बताओ बेटा, आ रहा है ना? तो क्या आ रहा है, अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या आ रहा है, मालूम है आपको? 2,0 कॉमन है, 0,2 है, हाँ 0,2, ये देखो ये 0,2 और ये 0,2 दोनों इक्वेशंस में आ रहा है, यानी कि बोथ द इक्वेशंस हैव अ कॉमन सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे 0, यस यस, उन्होंने पूछा है ना कि क्या ये कॉमन सॉल्यूशन है इनके, तो हम लिखेंगे यस बोथ इक्वेशंस हैव, लिखो जल्दी से, यस कॉमा लगा के, यस के बाद कॉमा लगाएंगे, यस बोथ इक्वेशंस हैव अ कॉमन सॉल्यूशन, both equations have a common solution, both equations have a common solution that is 0,2, that is मतलब ऐसे सिंबल लगाते हैं ना इस तरह से, तो that is 0,2। देखो सॉल्यूशन को तो आप इसी फॉर्म में लिखोगे 0,2 के फॉर्म में, ठीक है ना। 0,2 मतलब क्या है इसका, 0,2 का मतलब x इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल टू 2, ये जो वैल्यू है ये एक इसका कॉमन सॉल्यूशन आया है। तो आप इसको 0,2 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। ये तो बता दिया कि x 0 और y 2 वैल्यू है। नोट कर लें जल्दी से इसको, ये समाप्त हो गया है सवाल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई डाउट है किसी को तो बताओ, ठीक है। तो 0,2 कॉमन सॉल्यूशन है। बच्चों एक बात ध्यान रखें, एक बच्चे ने अभी लिखा हुआ है 0,2 ऐसे, 0,2 ऐसे लिख दोगे ना तो नंबर कट जाएंगे आपके, पहले ही बता देता हूं, ये गलत है लिखने का तरीका। मैंने आपको बताया ना सॉल्यूशंस और कोऑर्डिनेट्स, सॉल्यूशंस और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ये दोनों चीजों को लिखते समय ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर होने चाहिए, यानी कि 0,2 विल बी इनसाइड अ ब्रैकेट, राइट। सो यू हैव टू यूज अ ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी कौन सा, ये सिंपल ब्रैकेट यूज करना है, ये बॉक्स ब्रैकेट यूज नहीं करना, क्योंकि इनके मीनिंग्स अलग होते हैं मैथ्स में। मैं आपको बताऊं, पता है आप आगे जाके ऐसा भी पढ़ोगे, एक बॉक्स ब्रैकेट, एक सिंपल ब्रैकेट, कई बार एक बॉक्स ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट, ये सब एक्चुअली इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, यू नो। तो ये आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तो हम मैथ्स में इन ब्रैकेट्स का यूज एक्चुअली क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में सिंबल्स ही तो होते हैं कुछ जो शॉर्ट में समझाने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं डायरेक्टली, वैसे ही कुछ ब्रैकेट के साथ हम लोग करते हैं। तो सीनियर जब बड़ी क्लासेस में आप आएंगे ना तब आपको ये चीजें दिखेंगी कि ब्रैकेट्स के यूज अलग अलग आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बेटा हमेशा ब्रैकेट को कैसे लिखें, सिंपल ब्रैकेट यूज करें और x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। तो 0,2 अगर आप लिखते हैं दैट विल बी नॉट करेक्ट, 0,2 inside the bracket
वो सही रहेगा। देवांशी श्रीवास्तव, क्या आप पढ़ रही हैं देवांशी? अगर आप पढ़ रही हैं, क्लास ले रही हैं, तो लिख के भेजो यस सर, क्योंकि तुम भी मेरे को ऐसा लग रहा है रेगुलर नहीं दिख रहे हो। तो लिखो जरा यस सर देवांशी इफ यू आर वॉचिंग द क्लास। चलिए, कोई डाउट नहीं है, अब आगे बढ़ता हूँ। ये खत्म हो गया बेटा पार्ट। अब हम आपसे मतलब अब आपको जो मेन चीज है वो पढ़ाएंगे, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एंड एज आई टोल्ड यू, एक लीनियर इक्वेशन मतलब एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स यू नो हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर होते हैं, तो अब हम ये थोड़ी है कि भैया लेकर बैठ गए और सारे निकालते बैठे हैं। तो साहब एक साल हमने 9th क्लास में बस यही किया है, सॉल्यूशन निकालना सीखे, सर ने बोला इनफाइनाइट होते हैं तो हम लगे हैं निकालने के लिए। ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में दो तरह से पूछा जाएगा। एक, आपसे बोलेंगे फाइंड द 3 सॉल्यूशंस, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशंस, फाइंड एनी 4 सॉल्यूशंस, और कोई इक्वेशन दी जाएगी। दूसरा, हमें सॉल्यूशन निकालने का यूज करना होता है ग्राफ बनाते समय। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वहां भी हमें सॉल्यूशन चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जब तक आपके पास वो कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे तो आप लाइन कैसे बनाओगे? ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखें। तो इसीलिए एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर कैन यू एक्सप्लेन, ये शायद होमवर्क में दिया होगा मैंने, ये मैंने क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ग्रुप पे ही पूछ लिया करो डाउट वगैरह, क्या है सब बच्चों को फिर क्वेश्चन दिख जाता है। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देख लो जल्दी से, एक खत्म हो जाएगा फटाफट। 2k - 1k x की वैल्यू दी है, ये मैंने होमवर्क में दिया होगा। ये क्वेश्चंस होमवर्क के हैं। y = k, देखो इससे पता चल रहा है बच्चे ने पढ़ाई की है। डाउट उसी के निकलते हैं जो मेहनत करता है। इक्वेशन क्या है? 3x - 5y - 7, 3x - 5y - 7 = 0, ये इक्वेशन है। और एक बात मैं और बता दूं कि आप लोगों को मैंने बोला है कि आपको अपने कोऑर्डिनेटर को होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेटर मतलब ट्विंकल मैडम, जिनका नंबर आपके पास है। आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आपको सबमिट करना है। मैं देख रहा हूँ बहुत कम बच्चे होमवर्क सबमिट कर रहे हैं बेटा, तो ये बहुत ही आप दिक्कत में आ जाओगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से ही बात करूंगा सीधे। तो इतना ज़्यादा जो है बेटा लेजीनेस ठीक नहीं है ना। थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है। आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं मतलब ये तो समझ के बाहर है, और इतना कम होमवर्क मिल रहा है, कोई ज़्यादा तो मिल नहीं रहा है। तो आपको सबमिट करना है सभी को होमवर्क। आप अटेंडेंस के साथ साथ अब मैं होमवर्क भी मैं भी खुद थोड़ा सा सीरियसली लूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके भरोसे थोड़ा सा रह जाता हूँ, तो आई थिंक मेरी गलती है कि मैंने आप लोगों पर जो है ट्रस्ट किया होता है कि हाँ बच्चे कर ही रहे हैं, ये बच्चे कर लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई फॉल्ट नॉट योर। ठीक है, क्योंकि मुझे ही थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा और ध्यान से आपके होमवर्क को देखना पड़ेगा। दूसरा बेटा, अब एक ग्रुप वाइज जूम मीटिंग भी करना शुरू कर रहे हैं। तो वो ग्रुप वाइज करेंगे क्योंकि 40 मिनट्स तक वो चलता है। तो 40 मिनट्स में जैसे एक एक ग्रुप के बच्चों के नाम लिस्ट आपको भेज दिए जाएंगे। उन बच्चों के साथ जूम मीटिंग होगी, और जूम मीटिंग पर मैं आपके पेरेंट्स से और आप दोनों वहाँ अवेलेबल रहेंगे। उसको मीटिंग के टाइम पर सब मेरे को आपके पेरेंट्स के साथ आप बैठे होंगे और उनसे मैं बातचीत करूंगा आपकी पढ़ाई के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, तो ये मैं करने वाला हूँ, और जूम पर ही वो मीटिंग होगी। जूम ऐप सबने डाउनलोड कर रखा होगा। प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ये करने वाला हूँ, क्योंकि इवनिंग वाला बैच मेरा अब खत्म हो जाएगा, नया बैच। तो मैं फ्री हो जाऊंगा, तो मैं शाम के टाइम अब आपकी मीटिंग वगैरह लिया करूंगा। यही काम है मेरा, होमवर्क मीटिंग वगैरह यही सब करेंगे अब, है ना। अभी तक तो क्या है, बहुत ज़्यादा डाउट क्लास लेने का भी समय नहीं मिल पा रहा था कि मेरे को एक डाउट क्लास भी रखना है आप लोगों का, है ना। तो अपन एक काम ये करेंगे कि एक फिक्स टाइम रख लेंगे डाउट क्लास, उसमें आप मैथ्स के डाउट पूछो धनाधन धनाधन। ठीक है कि नहीं, उसमें डाउट ही डाउट चलेंगे, तो वो अच्छा रहेगा। इससे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। मुझे बताओ, दोनों बातें आपको अच्छी लगी? तो नेक्स्ट वीक से ही इसको जो है हम लोग कहना चाहिए अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। मुझे रिप्लाई करके बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ सही लगी, जो दोनों बातें मैंने बताई हैं। मुझे पता है पहली वाली में सबको दिक्कत होगी, जिसमें जूम मीटिंग की मैंने बात की है ना, जिसमें आपके पेरेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा, कुछ पेरेंट्स के साथ में 3-4 दिन लगेंगे उसमें। उसके बाद फिर मैं आपका डाउट क्लास भी शुरू करना चाह रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छा लगा हो ये मेरा प्रपोज़ल तो मुझे बताएं। ठीक है,
तो अभी मैं देखता हूँ कितने बच्चों ने रिप्लाई किया, 2 मिनट बाद। पहले ये क्वेश्चन करा देता हूँ। तो बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड पर, वो ये इक्वेशन है और ये शायद इसके सॉल्यूशन होंगे प्रियांशी, मेरे ख्याल में। इसके बेटा ये जो एक्स और वाई है ना, ये सॉल्यूशंस डेफिनेटली होंगे, और अगर नहीं भी लिखे हो तो एक्स और वाई की वैल्यू दे दी तो अंडरस्टूड है। सो नाउ क्लियरली आप इसमें वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा 2k - 1 -5 वाई की जगह पर k रख दो, और फिर -7। और जब भी हम सॉल्यूशन रखते हैं एक्स वाई की जगह, तो इक्वेशन में जो इज इक्वल टू के बाद लिखा होता है ना, वही रह जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन का काम ही यही है कि हम एक्स और वाई की जब वैल्यू रखते हैं, तो जो इक्वेशन जैसी बनी हुई है वैसी बनी रहेगी, बस एक्स और वाई में वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए एक्स और वाई जो है वो सॉल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, और इज इक्वल टू में जो है वो रहेगा 3 का मल्टीप्लाई करो 6k - 3 -5k -7 इक्वल्स टू 0। अब देखो जरा, 6k में से एक चला जाएगा 5k, तो k मिलेगा, -3 और -7 -10 हो जाते हैं, इक्वल्स टू 0, तो k इज इक्वल टू 10 आ गया बेटा। यही आपका आंसर है। प्रियांशी समझ में आ गया हो तो लिख देना यस सर। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से इसको। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ध्यान से इसको समझना कि कैसे हम लोग सॉल्यूशंस जो हैं निकालते हैं। प्रियांशी समझ में आ गया आपको? तो लिखो यस सर। अब मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा रहा हूं, तो जल्दी से लिखें एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हमें अभी हाल फिलहाल 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, ये मान के चलो। ठीक है, कितने से निकालने हैं? 3 सॉल्यूशंस। एक मिनट, सॉल्यूशन वाला ये वाला पार्ट होगा। चलिए, तो मैं एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं, और उस लीनियर इक्वेशन के हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं बेटा जी। एक इक्वेशन है 2x + 3y = 24, बड़ी अच्छी इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट भी है। 2x + 3y = 24, ये एक लीनियर इक्वेशन है। यू हैव टू फाइंड 3 सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। बेटा बोर्ड पर समझ लें, जब ग्राफ बनाना होगा तो अलग तरह से सॉल्व करेंगे, जब सीधे केवल हमसे सॉल्यूशन निकालने को बोला जाएगा तो ये तरीका रहेगा जो मैं बताने वाला हूं। तो लिखने का तरीका प्लीज समझे जरा ध्यान से, पूरे इंटेंशन फोकस के साथ में, पूरा जो है कंसंट्रेशन के साथ में, तो ये ध्यान रखें। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जब भी आप, अब मैं स्टेप्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 3 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको इन दोनों वेरिएबल में से या तो x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दो, या y को x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, ये आपको चूज करना होता है। ठीक है ना? तो वो डिपेंड करता है बेटा कि किसकी वैल्यू आसान मिले। मेरा मतलब ये है कि सपोज अगर इक्वेशन ऐसा होता 5x - y और इज इक्वल टू 12 है, मान लो ऐसा होता, तो आप मुझे बताओ यहां से वैल्यू किसकी निकालना आसान है? मेरे हिसाब से y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप y को इधर ले जाओ और 12 को इधर ले जाओ, तो क्या बनेगा? ये 5x - 12, और y उधर जाके पॉजिटिव हो गया, तो देखो y x के टर्म्स में आ गया कि नहीं आ गया? इसको आप ऐसे लिख लो, y = 5x - 12। तो इससे क्या होगा? इससे सॉल्यूशन बहुत आराम से निकलेंगे। आप x की जगह वैल्यू रखते जाओ, y अपने आप आता जाएगा। तो कहने का मतलब, ये वैल्यू निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला काम क्या है? बोलिए, पहला काम क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इनटू द अनदर वेरिएबल। तो जो आसानी से कन्वर्ट हो रहा हो, जो आसान आपको कैलकुलेशन दे रहा हो, उसकी वैल्यू निकालते हैं। यहां पे तो दोनों सेम उसमें जा रहे हैं। मान लो अब ये सेम इस तरह से हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि दोनों में सेम कैलकुलेशन है। यहां भी देखो, काम की चीज बताऊंगा आपको, ट्रिक समझो जरा ध्यान से। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू निकाल लो तो भी कैलकुलेशन उतना रहेगा, y की वैल्यू निकालो उतना रहेगा। तो इस केस में हम कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में मुझे इवन नंबर मिल जाए, क्योंकि इवन नंबर के डिवाइड आसान रहते हैं, ऑड नंबर से डिवाइड देना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैं आपको सिंपली बात बता देता हूं कि अगर इवन नंबर डिनोमिनेटर में है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के चांसेस होते हैं। अगर ऑड नंबर डिनोमिनेटर में है तो आपको पता है 5 के अलावा कोई दूसरी ऑड नंबर अगर है तो आपको मालूम है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, यानी कि उसके डेसिमल फॉर्म पॉइंट में बहुत आगे जाते हैं। अगर आपने नंबर सिस्टम चैप्टर दिमाग में आप लाए हो, याद करो याद करो याद करो, P/Q में Q कैसा होता था, याद करो, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n या फिर दोनों का मल्टीप्लाई और पावर। ऐसे केस में आंसर कैसा आता था?
टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि डेसिमल प्लेस खत्म हो जाता था तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल में मिलती थी। इसलिए हमेशा कोशिश करेंगे कि डिनोमिनेटर में हम इवन नंबर लेके जाएं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 2 मिलेगा, तो इसलिए इवन नंबर लेके जाएं, ठीक है ना। तो अब हम कोशिश करें 2 को नीचे लेना है, तो बताओ, दिमाग लगाओ, 2 नीचे कब आएगा? जब पहले यहां से y इधर जाएगा, तो पहले y वाला वैल्यू शिफ्ट करेंगे, तब x रह जाएगा उस तरफ, तो हम 2 को नीचे ले जाएंगे। तो यहां से आपने क्या किया, पहला स्टेप 24 माइनस 3y लिख दिया। अब x को यहां पूरा सेपरेट कर देना है बेटा, क्योंकि हमें इधर जो वैल्यू रखेंगे उससे हमें डायरेक्ट x की वैल्यू चाहिए। अगर आपने 2x यहां छोड़ दिया तो इसको पहले सॉल्व करोगे, फिर 2 का डिवाइड देना पड़ेगा। इससे बेहतर है हम वेरिएबल को पूरा सेपरेट कर दें। और देखो ट्रिक के अकॉर्डिंगली नीचे आ गई इवन नंबर, ये देखो 2 नीचे आ गया। तो आप खुद चेक करना, 2 नीचे लेने से आप देखना आसान रहता है कैलकुलेशन। और यही अगर आप 3 नीचे ले जाते, यानी कि y की वैल्यू x में निकाल रहे होते, तो 3 नीचे जाता, और 3 जब डिनोमिनेटर में जाता तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इसमें देखो जरा ध्यान से सॉल्यूशन, बेटा एक क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूं लेकिन बहुत मेन चीज बताऊंगा आपको। यहाँ सबसे पहले कोशिश करनी है हमें ऐसी 2 वैल्यूज लेनी है जिनमें एक बार x 0 हो और एक बार y 0 हो। ऐसा बहुत कम रेयर केस में होगा कि x और y दोनों 0 आ जाएं, ठीक है। वो आ जाएं तो वो एक अलग बात है, वो भी ले सकते हो, लेकिन आपको कोशिश क्या करनी है, एक बार x की वैल्यू 0 हमेशा मिले और y की वैल्यू 0 हमेशा मिले। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशंस की मैं आपको आदत डालना चाहता हूं, क्योंकि अगर ऐसे सॉल्यूशन होंगे तो 2 सॉल्यूशन से ही आप परफेक्ट लीनियर इक्वेशन बना सकते हो। देखो मेरी बात को समझो, मैंने पॉइंट लिया सपोज 0,2, तो ये पॉइंट जब इधर 0 आ गया x की वैल्यू पर, तो पॉइंट जो है y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। फिर मैंने एक पॉइंट ले लिया 3,0, इधर देखो y 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट x एक्सिस पे 3 पे लाई करेगा। अगर आपको एक्सिस के पॉइंट मिल गए तो मुझे बताओ लाइन ड्रॉ करना आसान है कि नहीं? अब यही पॉइंट अगर आप ऐसे ले रहे हो, एक पॉइंट यहां आ रहा है, एक पॉइंट यहां आ रहा है, तो बेटा जब आप ड्रॉ करोगे लाइन को, तो हो सकता है स्लाइटली चेंज होने की वजह से वैल्यू x एक्सिस की यहां से और यहां से कुछ बदल जाए और सीधी लाइन जाने से कुछ और आ रही हो। क्योंकि आपका ग्राफ जो चेक किया जाता है वो उन पॉइंट से चेक होता है जो पॉइंट्स एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए इस लाइन को इतना एक्सटेंड जरूर करना पड़ता है कि वो एक्सिस पे चला जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम एक बार x को 0 लें, क्योंकि जब आप x को 0 लोगे तो पॉइंट y एक्सिस पे मिल जाएगा। एक बार हम y को 0 कर दें जिससे पॉइंट x एक्सिस पे मिल जाएगा। इनको प्लॉट करके लाइन बहुत अच्छे से आसानी से 2 पॉइंट से ही बन जाती है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक 0 लेने से एक फ्रैक्शन में आ रहा है, तो फिर उसको इग्नोर कर सकते हो आप, है ना। या तो ऐसा फ्रैक्शन हो जो बड़े आराम से नंबर दे सकता है, 1.5, 2.3, ये मिल जाता है। ज्यादा वैसा फ्रैक्शन आ रहा है, 2.67 आ रहा है, हम कभी नहीं लेंगे इसको, ऐसे डेसिमल को। भले ही x की वैल्यू 0 मिल रही हो, लेकिन y की वैल्यू अगर ऐसी आ रही है तो फिर हम नहीं लेंगे 0, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए तो पहला सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। इफ निकालने का तरीका, पहले इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बनने के बाद अब हम y की वैल्यू लेंगे और x अपने आप आता जाएगा। तो इफ, अब अगर मैंने y को 0 लिया, मैंने क्या बोला, 0 लेके ज्यादा कोशिश करो, तो y को 0 लोगे तो 3 × 0 0, 24/12 करोगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 3 इंटू 0 होल अपॉन 2, नीचे पूरा 2 चला गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां से डायरेक्ट कुछ काटने बैठ जाएंगे, नहीं, पहले 3 इंटू 0 0 हटा दो तो 24/2 बचेगा, कैंसिल कर दो, 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12। मुझे 3 निकालने हैं, पहला सॉल्यूशन मिल चुका है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 12,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सी इक्वेशन है, 2x। इक्वेशन तो आप यही लिखोगे ना, मेन जो दी गई थी, इस इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन मिल गया 12,0। ये 12,0 मिल गया बेटा पहला सॉल्यूशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब जल्दी से दूसरा निकालता हूं, देखते चलना मैं निकालते समय किन चीजों का ध्यान दे रहा हूं, वो भी समझना है। फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सब से बचना है। तो अब दूसरा देखिए जरा, हमें क्या लेना चाहिए। तो पहले तो एक बार मैंने बोला 0 पे पकड़ो, अब y को 0 आप ले चुके ऑलरेडी, तो अब x को 0 कैसे ले लोगे, x तो इस तरफ है, हमें तो y की वैल्यू रखनी है, तब हमें x मिल रहा है क्योंकि हमने x को y में बदला है।
तो कैलकुलेशन ऐसी जाएगी, तो कोई बात नहीं है। अब x की वैल्यू 0 कब आएगी, इसके लिए कैसे सोचोगे, अरे यहाँ न्यूमरेटर में 0 बनाओ ना यार, न्यूमरेटर में अगर 0 आ गया तो 0 अपॉन एनीथिंग इज इक्वल टू 0, 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, y की जगह ऐसी वैल्यू सोचो जिससे मल्टीप्लाई करके 24 आ जाए, और 24 माइनस 24 क्या होता है, 0, तो y को ले लेते हैं 8। तो अगर हमने लिखा इफ y इज इक्वल टू 8 देन क्या होगा, x इक्वल्स टू 24 माइनस 3 ब्रैकेट 0 होल अपॉन 2। अब देखो यही नीचे 3 होता ना दिक्कत आती, हालांकि इसमें तो नहीं आती लेकिन कुछ ज्यादातर नंबर्स में आ जाती, इसलिए 2 बढ़िया रहता है, इवन नंबर इजी रहता है बेटा डिवाइड देने के लिए, तो क्योंकि वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। तो 24/2 अगेन, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं, 3 की जगह 0 थोड़ी लेना था, सॉरी बेटा, इस बार तो x को 0 लाना है, तो y की जगह पर 8 लिया है हमने, 8 लिया है, तो x कितना हो गया 24 माइनस 24 अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू कितनी है 8, सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे 0,8 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, कौन सी इक्वेशन थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ये लिखना पड़ता है बेटा, क्या करें मजबूरी है, ठीक है ना, ये ऐसे लिखना पड़ता है। तीसरा और निकाल के दिखा देता हूं, 3 पूछे थे आपसे, जल्दी से तीसरे पर आ जाते हैं। अब देखो दोनों को मैं 0 तो ले चुका हूं, अब हम क्या सोचें, तो हम कोई भी अच्छी नंबर सोच लो जो आपको होल नंबर दे, कुल सॉल्व करने पर। होल नंबर का मतलब जैसे मान लो y को आपने 2 ले लिया, तो y को 2 लोगे तो कितना हो जाएगा 6, 12 में से 24 में से 6 माइनस करोगे 18 आएगा, 18 अपॉन 2 9 होता है, बिल्कुल सही है, ले सकते हो, और भी ले सकते हो, मान लो आप 4 ले लोगे, तो y को अगर 4 लोगे तो ये जाए माइनस करके 12 अपॉन 2 आएगा, 12 अपॉन 2 6 होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लेना है। तो मान लो मैंने y इज इक्वल टू, क्योंकि हमें आंसर में कोशिश करनी है कि क्या मिले, एक नेचुरल नंबर मिले, या नेचुरल भी छोड़ो एक इंटीजर मिले, यानी कि या तो नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू, कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन ना हो और डेसिमल ना हो। लेकिन इन केसेस में अगर आ भी जाता है डेसिमल या फ्रैक्शन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि केवल सॉल्यूशन पूछे हैं। ये प्रॉब्लम कब क्रिएट करता है, जब हमें ग्राफ बनाना होता है, तो उस समय हमें डेसिमल्स में प्रॉब्लम आएगी, फ्रैक्शंस को प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। अब 1/3 अगर आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे, दिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि हम होल नंबर या फिर इंटीजर बनाएं, तो इंटीजर बनाने की आदत डालें। इसलिए अगर केवल सॉल्यूशंस भी पूछें आपसे तो हम वही वैल्यू निकालें जो इंटीजर्स आए, वो आपके हैबिट में आ जाएगा फिर। तो y इज इक्वल टू, सपोज अगर आप लेते हैं 4, तो x कितना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे इसमें बताए, इसलिए समय लग जाता है। अब तो आप कर ही लोगे, जब ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लोगे और इसको बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो करोगे, ट्रस्ट कर लोगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से सीखोगे। ये हो जाएगा बेटा 12, माइनस कर दो 12 अपॉन 2, मतलब कि ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, इट विल बी 6, तो x इक्वल्स टू 6 आ गया। अगर x 6 आ गया तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा बताइए, तो सॉल्यूशन बन गया 6,4, तो लिख देंगे देयरफॉर 6,4 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। ये 3 सॉल्यूशन चाहिए थे, तीनों मिल गए। अगर आपसे बोला जा रहा, 3 पूछे थे ना, तो आप चाहो तो लास्ट में लिख देना हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, hence the required solutions of equation 2x plus 3y is equal to 24 are, बोलिए क्या क्या है। पहला क्या निकला था, पहला 12,0, दूसरा बोलिए क्या मिलेगा 0,8, तीसरा बोलिए क्या मिलेगा, जल्दी से बताएं, तीसरा, तो तीसरा मिलेगा आपको 6,4, क्या मिलेगा 6,4। ये 3 सॉल्यूशन है, जल्दी से छाप लें इसको, जल्दी नोट करो फटाफट से। मेन चीज है ये सॉल्यूशन निकालना, बस यही सीखना है हमको। ये सीख लिया तो बस आप समझ लो कि आप ग्राफ वगैरह भी सीख जाओगे बड़े आराम से। समझ में आ गया हो तो रिप्लाई करें, क्योंकि फिर इसके बाद मेरे को आगे बढ़ना है नई चीज पर, तो जल्दी से
रिप्लाई करें। क्या ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों को हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस? और जो बेसिक बातें बताई हैं उनका भी ध्यान रखना है कि कोशिश करेंगे डिनोमिनेटर में इवन नंबर बने, कोशिश करेंगे कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो इंटीजर्स रहें। तो ये बेटा चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। तो जल्दी बता दें, समझ में आ गया क्या? लिख दो जल्दी से, जल्दी से। 2-3 बच्चे अभी रिप्लाई कर रहे हैं, जल्दी जल्दी यस सर लिख दिया करो फटाफट, यार टाइम भी बचेगा हमारा। सर y इज इक्वल टू 6 वी कैन टेक, बिल्कुल ले सकते हो गोपेश, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो कुछ भी ले सकते हो। बस आपको देखना है कि सही आंसर बने, कैलकुलेशन में गलती एक तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, सभी को आ गया है ना समझ में? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ठीक है, चलिए, अगर आ गया है, समद को आ गया है, ये लिख रहे हैं। अब नए बैच वाले बच्चे रिप्लाई बहुत कम करते हैं, एक तो इनकी आदत बड़ी खराब है, पता नहीं बताते ही नहीं है रिप्लाई करके यार। हाँ, जल्दी से रिप्लाई करें, जल्दी से रिप्लाई करें और बताएं कि समझ में आया या नहीं आया। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ, आपके रिप्लाईज का इंतजार मैं करता रहा तो मेरे क्लास ही जो है बेकार हो जाएगा, पूरा पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। कुछ जल्दी कर लो, इसको नोट तो कर ही लिया होगा आपने। एक्चुअली कुछ बच्चे नोट करते हैं, वहां भी टाइम लग जाता है, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके फाइन, नेक्स्ट है। अब बेटा अगला क्वेश्चन भी यही है कि जीरोस निकालने हैं, तो वो सॉल्यूशन निकालने हैं, सॉरी, लेकिन इक्वेशन जो है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, किस तरह की इक्वेशन है, कि काम आसान रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। तो देखिएगा, वी हैव टू फाइंड द जीरोस, सॉरी सॉल्यूशंस। ये अभी पॉलिनोमियल पढ़ा पढ़ा के बेटा जीरो जो है ना वो एक्चुअली दिमाग से अभी निकला ही नहीं है, क्योंकि 2-3 बार पढ़ा दिया चैप्टर, तो इसलिए इसमें सॉल्यूशन वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे बेटा, जीरो या रूट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, फाइंड 4 सॉल्यूशंस, फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रहा हूं, इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन है, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई एक्स आ गया है। अब पाई को घबराना नहीं देखकर, हम सॉल्यूशंस को अगर ग्राफ पे बनाने जाते, ठीक है, हम अगर सॉल्यूशन को ग्राफ पे बनाना चाहते हैं, बेटा गोपेश इतना लेट अगर क्वेश्चन करोगे तो बेटा मैं कैसे बता पाऊंगा, क्वेश्चन ही इरेज कर दिया पूरा। अब आप पूछ रहे हो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय क्या डाउट पूछना है। मैं वो इरेज कर चुका हूँ पूरा। 6,4 कैसे आया, चेक करो, 4 की वैल्यू रखो इक्वेशन में और सॉल्व कर दो, तो y आ गया था। जैसे बाकी निकाले हैं, जिस तरीके से बाकी निकाले हैं वैसे ही निकाला है। आप बेटा बाद में दोबारा रिपीट वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं रेस कर चुका हूँ, यू आर टू लेट। चलिए अभी हाल फिलहाल पहले इस पर ध्यान दो, नहीं तो उसके चक्कर में ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा फिर, तो इसको पहले ध्यान दो, उसको अभी बाद में देख लेना दोबारा से, ठीक है। अभी इसको पूरा ध्यान से देखें बेटा, इसमें पाई जो आ रहा है ना, ये आपको एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इसे ग्राफ पर बनाना होता तो डेफिनेटली वैल्यू रखना पड़ती, डेसिमल में लाना पड़ता आंसर, क्योंकि ग्राफ पे पाई कहां से लोगे, और नहीं तो फिर स्केल पाई में लेना पड़ेगी। जैसे पाई जो 1 सेंटीमीटर होता है उसको मैंने पाई ले लिया, फिर मैंने ले लिया 2 पाई, फिर 3 पाई, ये भी यूनिट ले सकते हो, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि आपको पाई के मल्टीपल में मिले सॉल्यूशन। मान लो मिल गया आपको 9 माइनस पाई, अब ये 9 माइनस पाई ग्राफ पे कैसे बनाओगे? 9 पाई तो बना सकते हो, 9 माइनस पाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी हमें या तो ये पूछा ही नहीं जाएगा, ग्राफ के केस में पूछ लिया जाएगा तो फिर क्या करोगे, आपको मालूम है 22/7 लोगे उसकी वैल्यू, कट रहा होगा अगर तो 7 से, और अगर नहीं कैंसिल हो रहा होगा तो 3.14 लेंगे। लेकिन इस केस में हमसे जो सॉल्यूशन पूछे गए हैं, ग्राफ नहीं पूछा गया, तो हम पाई के टर्म्स में ही आंसर देंगे। तो मुझे बताओ, इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो किस वेरिएबल का वैल्यू आसानी से निकल रहा है? पाई एक्स
प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मेरे हिसाब से तो y की वैल्यू आसानी से आएगी, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू निकाली तो पाई डिनोमिनेटर में जाएगा। याद रखें, जब भी जिसकी भी वैल्यू निकालने जाते हो ना, तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो बेटा हमेशा डिवाइड में जाता है। इसी तरह से पिछले क्वेश्चन में मैंने चेक किया था और इवन नंबर लिया था, तो ये ध्यान रखा करें। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो पाई नीचे जाएगा, मुझे ऐसा नहीं करना है, पाई को नीचे नहीं ले जाना। y की वैल्यू निकालो, इसको शिफ्ट कर दो, तो यहां से क्लियरली आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। और 9 माइनस पाई एक्स जो है वो ये यहां से हमें बहुत सारे जो सॉल्यूशंस, कहने का मतलब है ये यहीं से देगा बेटा। तो 9 माइनस पाई एक्स ही आपको फाइनल सॉल्यूशंस देगा। पहला वाला देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जीरो जो होता है बड़ा अच्छा काम करता है। अगर एक्स को जीरो ले लूं, अब इस बार एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई मिलेगा। पिछली बार वाई रख रहे थे, एक्स मिल रहा था। अब इस बार वाई एक्स में है तो एक्स रखो, वाई मिलेगा। तो एक्स की जगह अगर मैंने जीरो लिया तो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर x की जगह जीरो रख दिया तो y कितना आएगा, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई ब्रैकेट जीरो, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ये बन गया कि नहीं बन गया, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। यानी कि सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है बेटा सॉल्यूशन के लिए। तो सो देयरफॉर हम लिखेंगे, ध्यान से सुनो, x जीरो है और y कितना, 9 माइनस पाई। सो देयरफॉर 0,9 माइनस पाई is a solution of pi x प्लस y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन जो है 0,9 माइनस पाई मिल गया। अब सेकंड पर आ रहा हूं। दूसरा सॉल्यूशन देखिए, 4 निकाल लेना। तो अगर मान लीजिए मैंने x की जगह, सपोज कीजिए, अब कुछ भी ले लो क्योंकि पाई तो देखो रहेगा ही। तो जब पाई साथ में है और ग्राफ हमें बनाना नहीं है तो फिर तो हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं एक तरह से। तो आप एक काम करो, x की जगह पर कुछ भी ले लो, चलो 1 ले लो। तो 9 माइनस पाई, बेटा ये गलत हो गया हमारा पिछला वाला, माफ करना, जीरो लिया था x को और ये पाई नहीं बचेगा, जीरो हो जाएगा। अरे यार गड़बड़ हो गई बेटा, रुक जाओ रुक जाओ, पहले वाले में गड़बड़ हो चुकी है, गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, रुक जाइए। तो अगर मैंने पाई को जीरो, x को जीरो लिया तो ये y बेटा 9 माइनस पाई इंटू जीरो, मतलब कि y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, क्योंकि जीरो और पाई मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएंगे तो 9 आएगा। यानी कि वो सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन बनेगा 0,9 इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसका, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 का। तो ये पहला सॉल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब जल्दी से दूसरे पर आते हैं, ये पहला सॉल्यूशन है। अब जल्दी से दूसरे पर आना है, तो दूसरे के लिए देखो पाई है तो 1 ले लो, सीधा होल नंबर लेते चले जाओ और कुछ नहीं करना। तो सेकंड केस में देखो, इफ x इक्वल्स टू 1 तो y क्या होगा, देन y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई ब्रैकेट 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 9 माइनस पाई मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये क्या बन गया बेटा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, और 9 माइनस पाई से सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा। सो देयरफॉर x तो 1 है, 1,9 माइनस पाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ, क्या है इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका सेकंड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है बेटा, सॉल्यूशन निकालना सीख जाओगे तभी ग्राफ समझोगे, नहीं तो ग्राफ नहीं बना पाओगे आप। अब देखिए आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे सॉल्यूशन के लिए। तो तीसरा सॉल्यूशन क्या करोगे, कुछ मत करो, 2 ले लो, काय को चक्कर में पड़े, जब सीधे सीधे आ ही रहा है पाई में, तो आप तो सीधे सीधे जाओ। तो लिखो y कहाँ गया, x इक्वल्स टू कितना लेंगे, अब 2 ले लेते हैं। तो पुटिंग x इक्वल्स टू 2, या इफ x इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 अपनी जगह रहेगा, माइनस पाई इंटू ब्रैकेट में 2 आ गया x की जगह पर। तो फाइनली y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 2 पाई, ये आ गया। तो इस तरीके से वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक दिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो ये 9 माइनस 2 पाई से सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा 2,9 माइनस 2 पाई, ठीक है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब चौथा और आखिरी, लास्ट वन, तो फोर्थ वाला निकालना है। तो आप एक काम करो,
x को ले लीजिए 3, तो अगर x3 लोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस पाई ब्रैकेट 3। सो फाइनली y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा, 9 माइनस 3 पाई, यानी कि सॉल्यूशन क्या बनेगा। सो देयर फॉर 3, 9 माइनस 3 पाई is also a solution of क्या है इक्वेशन, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये बेटा 4 सॉल्यूशन पूछे थे, चारों आ गए, देख लो आप आराम से, कोई समस्या हो तो बताओ। ये 4 सॉल्यूशंस आपको मैं दिखा दिए हूँ, ये चारों सॉल्यूशन आप लिख लें, नोट कर लें इसको, क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को जल्दी से। कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अदरवाइज नोट करें जल्दी। चार सॉल्यूशन पूछे थे मेरे ख्याल में, चारों हमने बता दिए हैं। जल्दी नेक्स्ट देखेंगे। चलिए देख लेता हूं किसी का कोई डाउट तो नहीं आया है। हाँ बेटा वो कर दिया हमने सही। एक तो कुछ बच्चों को सलाह देने की ज़्यादा आदत होती है। चलिए ठीक है, अंडरस्टूड ना, ओके फाइन। चलिए ठीक है बेटा, अगर आप लिख रहे हैं अंडरस्टूड तो फिर कोई बात नहीं है, सब ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं बच्चे, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, बेटा विच वन, अच्छा ये वाला बनाया हुआ है सर्कल। नित्यांशी ने एक डाउट पूछा है, फाइंड 4 सॉल्यूशंस ऑफ, ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं। चलो देखिए, होमवर्क में जो आपको क्वेश्चंस दिए थे ना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो मैं जो है उसी के अकॉर्डिंगली, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेटा 1 मिनट बस मैं आपका लेना चाहूँगा। अब डेफिनेटली अंतर आया होगा ब्राइटनेस में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, 8th नंबर का क्वेश्चन है, और 8th नंबर में जो है इसका 4th पार्ट है, 8th नंबर क्वेश्चन का 4th पार्ट, 8th नंबर क्वेश्चन का ये 4th पार्ट है, और ज्यादा वैसा हो गया। देखिए क्वेश्चन को, मैं बेटा आपको इसका जो बेसिक है एक सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूं, फिर वो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 2 ब्रैकेट x माइनस 1, 2 ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, प्लस 3y इक्वल्स टू 4।
ये इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशन पूछे हैं? 4 सॉल्यूशन पूछे हैं इसके, है ना। तो 4 सॉल्यूशन पूछे हैं, तो अब देखिए जरा कैसे करना होगा इसको। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि ये अभी पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2x माइनस 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 4। अब देखिए जरा, 2 इधर चला जाएगा नंबर के पास, 4 के पास, तो मिलेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, बेटा इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 आ गया। मैंने आपको बताया कोशिश करते हैं कि इवन नंबर डिनोमिनेटर में जाए, ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए y को इधर शिफ्ट कर दो। सो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, और फाइनली x इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 3y अपॉन 2। अगर ये ऊपर से 2 कॉमन आ रहा होता, नीचे कट जाता, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आपको इस इक्वेशन को यहीं छोड़ देना है। इसके बाद में अब आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो पहला, अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आप काम करो, y की जगह 0 ले लो जल्दी से। तो अगर y को 0 लोगे तो मुझे बताइए x कितना आ जाएगा? तो x हो जाएगा 6 माइनस, बेटा ये 0 इंटू मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेना। ये तो 0 हो गया, 6 अपॉन 2 बचना चाहिए, यानी कि 3 आ गया। तो पहला सोल्यूशन क्या बन गया? 3,0 बन गया पहला। अब दूसरा देखो, दूसरा निकालना है तो क्या करो, इसकी जगह y की जगह पर ऐसी वैल्यू रखो जिससे कि क्या कहते हैं, x 0 आ जाए। तो उसके लिए y की जगह 2 रख दो, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा। तो y को रखो 2, जैसे ही y को 2 रखोगे तो x क्या हो जाएगा? 6 माइनस, बेटा ये देखो 2 रखोगे y की जगह तो ये भी 6 मिलेगा अपॉन 2। अब ऊपर क्या आ जाएगा? 0, 0 अपॉन 2 यानी कि आंसर 0। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन बनेगा क्या कहते हैं, कहाँ गया? 0,2 विल बी द सॉल्यूशन। ऐसे ही बेटा 2 और निकाल लेना। ध्यानशी समझ में आ गया हो तो लिख दो जल्दी से यस सर, जल्दी लिख दो यस सर, फटाफट समझ में आ गया हो तो। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? प्रैक्टिस शीट जो दी थी उसमें से बताओ जल्दी से, किसी और को पूछना है क्या? क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा ही रहा हूँ, है ना, तो पूछ लो भैया, पूछना है तो, जिससे कि शीट क्लियर होती जाए साथ साथ। और जिन बच्चों ने किया होगा, डाउट एक्चुअली उन्हीं के होंगे, ये भी बता देता हूँ मैं। डाउट उन्हीं बच्चों के निकलते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जो ट्राई करते हैं, उनके ही डाउट होते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनके हमने कभी डाउट ही नहीं देखे होते हुए, या तो वाकई में उनका स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा मैथ्स, या तो भाई ऐसी बात है कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग है जिसकी कोई सीमा नहीं। आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक बच्चे का और कोई क्वेश्चन भेजा है एक ने, सब 4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है ये। 4 को क्या लिख सकते हैं? बेटा मैसेज तुम ढंग से किया करो यार, एक तो बड़ी दिक्कत होती है मेरे को ऐसी बातों से, ये ध्यान रखें। क्लियरली नहीं बताते अगर कुछ बच्चे तो। चलिए देखो ये क्वेश्चन और है, 8th V कोई पूछा है, 8th का V कहाँ गया, मतलब 5th वाला। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू 0। जिल लो, ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो है x इक्वल्स टू 0 ही दी है बस, यानी कि एक वेरिएबल वाली हो गई ना, 2 वेरिएबल वाली है ही नहीं। तो अगर कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में नहीं है तो उसको 2 वेरिएबल्स में लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन निकालने हैं, और सॉल्यूशन में x और y 2 चीजें होती हैं। देखिए बहुत काम की बात बताता हूं आपको, जब भी सॉल्यूशन पूछा जाता है ना, तो सॉल्यूशंस बेटा हमेशा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के होते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल अगर हम यूज करते हैं तो क्या होगा? तो 1 वेरिएबल के केस में एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू आती है और वो फिक्स होती है, वो बदलती नहीं है।
अगर किसी इक्वेशन में कोई एक ही वेरिएबल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, और जब आप उसको सॉल्व करोगे ना, आपने क्लास 8th में ये पढ़ा है, आपके क्लास 8th का चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर आपको याद हो। और उसमें आप क्या करते थे, दो तीन तरीके, एक ट्रांसपोजिशन मेथड याद करो, आप करते होगे, इधर उधर ले जाना, सॉल्व कर देना। तो कहने का मतलब उस केस में क्या होता था, एक ही वेरिएबल होता था, तो x की वैल्यू हमेशा यूनिक यानी कि एक सिंगल वैल्यू आती है उस केस में, तो उसको आप x की वैल्यू कहते हैं, या उस इक्वेशन में उसका सॉल्यूशन कह सकते हो x को, बट एक्चुअली वो सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि उस केस में केवल x है। सॉल्यूशन वर्ड इस्तेमाल तब होता है जब हम x और y दोनों निकालने जाएं। तो x और y दोनों कब निकलते हैं, या तो इक्वेशन में ऑलरेडी दो वेरिएबल हों, या फिर इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल है तो उसको उस इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिखना सीखना पड़ेगा। और ये हमने आपको बिगिनिंग में ही पढ़ा दिया, हाउ टू राइट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इनटू टू वेरिएबल्स, उसको कैसे लिखा जाता है ये मैं बता चुका हूं। तो अब देखिए, आप अगर टू वेरिएबल्स में लिखना है कोई भी इक्वेशन को, लास्ट क्लास में बता चुके हैं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू समझ लें। मान लो x इक्वल्स टू 0 है, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x हमेशा 0 रहेगा, कुछ भी कर लो आप, x तो 0 ही आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो अगर एक वेरिएबल में पूछे तो क्या होगा, तो हमने बोल दिया x इक्वल्स टू 0, कहानी यहीं खत्म हो गई। अगर आपका इसका बोलेंगे भैया इसका ग्राफ क्या होगा, तो हम ये देखो ग्राफ बन गया। लो ग्राफ कैसे बन गया, ये नंबर लाइन बनाया, क्योंकि वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वन वेरिएबल में ग्राफ में ये पॉइंट ले लिया हमने 0, खत्म, ए बना दिया इसको, ये बन गया इसका ग्राफ। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि सॉल्यूशन निकालो, इसके शायद कुछ सॉल्यूशंस निकालने को बोला गया है, तो सॉल्यूशन निकालने की जब बात करी जाएगी तो सॉल्यूशन तो बेटा तभी आएंगे ना जब दो वेरिएबल हो, तभी तो अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। 8th का 5th है ना, हाँ। तो सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमें x के साथ y भी चाहिए, तो अब इसमें देखो कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रिएटिव सा कर लो। अब याद करो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर कोई इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें हम क्या करते हैं, या तो x को y में लिखते हैं या y को x में लिखते हैं, यही सिखाया है। तो x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई चला जाएगा, यानी कि x की वैल्यू y में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इस तरफ है और x इस तरफ है, यानी कि दोनों एक साथ ना लिखें जब भी सॉल्यूशन बनाना हो। इक्वेशन बनानी है तो बात अलग है, वो एक साथ लिखते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 को क्या लिख दूंगा, अगर इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 है तो x को मैं टू वेरिएबल्स में लिख सकता हूं, 0 प्लस 0 इंटू वाई। बोलो लिख सकता हूं कि नहीं। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, यही मैंने सिखाया था। अब अगर इसी में मैं क्वेश्चन बदल दूं, आपसे बोले कि राइट दिस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस इक्वेशन को दो वेरिएबल में लिख के दिखाओ, तो क्या करते थे फिर इस केस में, इस केस में आप इसको ऐसे करोगे, x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। सी तो है ही नहीं, तो वह सी दिखाने की जरूरत नहीं होती। टू वेरिएबल बोले हैं तो टू वेरिएबल जरूर दिखने चाहिए, इज इक्वल टू, ये तो हो गया दिखाने का तरीका इक्वेशन को। अब यहाँ पे मैं रख के x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तरीका है वो क्या कहता है, एक तरफ x हो एक तरफ y हो तो हम सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। तो मैं इसको इसीलिए पहले हम क्या लिख रहे हैं, इसको x इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिख रहे हैं टू वेरिएबल्स में, और वैल्यू फिर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, चूंकि वैल्यू 0 है तो आप इस साइड भी, अगर लेफ्ट साइड में भी अगर आप y रखोगे तो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। हमें निकालना है सॉल्यूशन, तो मैंने इसको लिख दिया x इज इक्वल टू 0 प्लस, अब 0 के बाद में 0 इंटू वाई ले रहे हैं तो वो तो 0 ही रहता है, इसलिए प्लस में ही लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है प्लस माइनस से। पहला सॉल्यूशन अगर यहाँ से आपको निकालना है तो आप y की जगह पर कुछ रखोगे, x मिलता चला जाएगा, और x तो 0 ही आना है, देख लेना। तो y को अगर 0 रखोगे तो x भी क्या आ जाएगा, 0। तो पहला सॉल्यूशन हो गया 0,0 इज अ सॉल्यूशन, लिख देना। सेकंड वाला क्या करना है, y की जगह पर आप रख दीजिए 1, 1 इंटू 0 करोगे तो आंसर 0, एक्चुअली पूरा देखें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो x इक्वल्स टू 0, ये बन गया दूसरा सॉल्यूशन, यानी कि 0,1। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ 2 रखोगे तो बनेगा 0,2, यहाँ 3 रखोगे तो बनेगा 0,3। मैंने क्या बोला, x की वैल्यू फिक्स रहेगी, y की इनफाइनाइट होती चली जाएंगी। -1 रख दो तो -1 रखोगे तो 0,-1, -2 रख दो तो 0,-2 बचेगा, ये आता चला जाएगा, ये आंसर है। तो वन वेरिएबल में दिया जाए और सॉल्यूशन पूछा जाए, या ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे बनाना हो, तो इस तरीके से सॉल्यूशन निकाले जाते हैं। किसी बच्चे को और किसी को डाउट है तो बताएं। इसका जो 9th नंबर का क्वेश्चन है बेटा टाइप 3 में, 9th नंबर में 4-5 पार्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, और वो सारे के सारे किस पर बेस्ड है, जो मैंने आज पहला क्वेश्चन कराया था उस पर बेस्ड हैं। याद करें, आप देख लो जल्दी से, अगर आपके पास प्रैक्टिस शीट हो तो आप देखना ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 9 में वही पैटर्न है, x को एक बार a लिया है, फिर y को 0 लिया है, x को 0 लिया है, y को b लिया है, उस तरीके का चल रहा है ये। तो यही पैटर्न जो है इसमें दिखाई दे रहा है, उसको आपको
करना है अपने आप ही कर लेना, इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अगर इसमें कुछ पूछना है 9th का कोई पार्ट तो बता दो, क्योंकि यही पैटर्न चल रहा है। मैं ग्राफ आज शुरू नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ में पढ़ाऊंगा आपको ट्यूसडे से, मतलब कि नेक्स्ट वीक से। तो अगर अगला नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास होगा, पहले सुन लें, 2-3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अनाउंसमेंट मैं भूल ना जाऊं इसलिए पहले कर रहा हूं। फिर एक आध क्वेश्चन और कराएंगे। जब तक अगर आपको इसमें से 9th में से कोई क्वेश्चन पूछना है तो सोच के रखो, निकाल के रखो, कोई डाउट होमवर्क का जो दिया था उसमें से कोई डाउट पूछना है निकाल के रखो। सुनिएगा ध्यान से मेरी बातें। कल आपका 3 बजे सोशल स्टडी का क्लास है, वो टाइम फिक्स कर दिया है। मंडे को सोशल स्टडी का क्लास नहीं रख रहा हूं, अभी 2 दिन हुआ था मंडे को, तो मंडे को सोशल का क्लास रखने की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फिर वो क्या कहते हैं आपका मंडे को फिर मेरा क्लास नहीं हो पाता है ना। मेरा कौन सा क्लास हो जाता है फिर, वो नए बच्चों वाला जो बैच है, तो इसलिए अभी मैं नहीं रख रहा हूँ सोशल। अभी मंडे को आपका सोशल नहीं होगा, केवल अभी संडे होगा। आगे जैसे ये बंद हो जाएंगे बैच एक हाथ, फिर मैं उसके बाद बता दूंगा क्या करना है। कल का शेड्यूल यही है कि कल आपका 3 बजे सोशल स्टडी का क्लास है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल मेगा टेस्ट है, तो टेस्ट की तैयारी कर लेना। मैंने थोड़ा बड़ा टेस्ट बनाया है इस बार, मेहनत करके आपसे अच्छी खासी मेहनत करवाऊंगा। तो मैथ्स का टेस्ट है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टराइजेशन बाय फैक्टर थ्योरम, नए क्लास के बच्चे अगर सुन रहे हैं, याद करो बेटा, कल हमने जो पढ़ा था। लेकिन आपके टेस्ट में अभी वो आपको नहीं देना है। जो नए बैच के बच्चे हैं, इन लोगों का टेस्ट मैंने बता दिया वेडनेसडे को होगा। ये पुराने बैच वाले जो बच्चे हैं उनके टेस्ट की बात चल रही है। तो कल आपको ये टेस्ट देना है, और टाइम कितना रखा है इसका मैंने, 12 बजे का। क्यों? क्योंकि बेटा समय 1.5 घंटे का है, तो 12 बजे आपको जो टेस्ट देना है, ठीक है, 12 बजे ये टेस्ट देना है। 1.5 घंटे ये टेस्ट चलेगा, यानी कि आप लोग 1:30 पर फ्री होंगे। लेकिन मुझे पता है 20-20 मिनट में ही फ्री हो जाते हैं, है ना। ये तो कहने की बात है, 1.5 घंटा को करना थोड़ी होता है, आता कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई टिक लगाया टिक लगाया। कुछ ज्यादा होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं मालूम है, टेस्ट में बड़ा दिमाग लगा रहे हैं। टेस्ट में, पढ़ाई में नहीं लगता दिमाग, ऐसी चीजों खुरापात में बहुत दिमाग लगता है। इसी खुरापात करवा लो बच्चों से कि सबमिट कर देंगे जानबूझ के, फिर फोन करेंगे, सर पेपर गलती से सबमिट हो गया, अब दोबारा से पेपर दे दो। पहले एक बार पेपर देख लिया, क्वेश्चन निकाल मारे और फिर सबमिट। इसलिए हमने ये प्रोसेस ही खत्म कर दी। हम ये चक्कर में अब पढ़ने वाले ही नहीं है, हम आपको देंगे ही नहीं दोबारा पेपर। तो एक बार अगर आपने गलती से सबमिट कर दिया, दैट विल बी योर फाइनल स्कोर। इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये हर बार हम अभी 2 बच्चे इस तरह से, और ये और कुछ फिक्स हैं, उन्हीं के साथ होता है, उन्हीं के सबमिट हो जाते हैं पेपर। कुछ फिक्स बच्चे हैं, है ना, जो गड़बड़ करते हैं। तो इसीलिए ना तो आप टाइम पर अगर नहीं, और कुछ क्या होता है लेट आएंगे, सर अब हम लेट हो गए, सर अब असाइन टेस्ट दे रहे बैठ गए, ये सब नहीं चलेगा। टाइम फिक्स है, एक बार में करना है। आपको सबको पता है कि सबमिट हो जाए एक बार तो फिर वो दोबारा नहीं खुलता पेपर, आप सबको मालूम है, टेक्निकल चीजें सारी बता चुका हूं। फिर भी आप अगर गलती करते हैं तो दैट इज योर फॉल्ट, नॉट आवर फॉल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट अंशुल ने पूछा है, जल्दी से बता देता हूं इसको भी। और फिर उसके बाद में कल का मैंने बताई दिया आपको, 1:30 बजे टेस्ट होगा और सोशल स्टडी का क्लास होगा उसके बाद 3 बजे, क्योंकि 1.5 घंटे का आपको गैप मिल गया। तो सोशल स्टडी का क्लास 3 बजे। बेटा ये 3 बजे वाले क्लास में सारे बच्चे पढ़ेंगे, यानी कि न्यू बैच स्टूडेंट्स एंड ओल्ड बैच स्टूडेंट्स सब लोग पढ़ेंगे। टेस्ट केवल पुराने वाले बैच के बच्चे देंगे, नए बच्चे टेस्ट देंगे वेडनेसडे को। चलिए ये शेड्यूल मैंने बता दिया, नोट कर लिया होगा आपने। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और है, इसको और देख लो। और नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखें, एक और अनाउंसमेंट, ट्यूसडे को जब आप आओगे सभी के पास में क्या होना चाहिए, ग्राफ पेपर, पेंसिल और ये सब पूरा स्केल वगैरह पूरा होना चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से वो फोटो मंगवाऊंगा एक, कि आप जो बैठ के पढ़ रहे हो आपके सामने ग्राफ पेपर है या नहीं। आप क्या सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है बेटा, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। ऑनलाइन में तुम बच नहीं पाओगे कहीं से भी, होशियारी बिल्कुल मत करना। एक एक बच्चे से देखूंगा, ग्राफ पेपर आपके सामने होना चाहिए, पेंसिल, शार्पनर, जो भी ज्योमेट्री का सामान होता है वो पूरा आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ हमेशा हम पेंसिल से बनाएंगे, ध्यान रखें। और ग्राफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ग्राफ के साथ में इधर उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। या सॉल्यूशन आप चलो अपने रजिस्टर में ही करो, और ग्राफ्स को बनाने के बाद में उन ग्राफ को अपने कॉपी पे आपको पेस्ट करना है। ग्राफ कॉपी पे अलग से क्वेश्चंस नहीं करने, नहीं तो फिर क्या होता है ग्राफ कॉपी खो जाती है तो वो पूरा चला जाएगा। तो ग्राफ आप उस पे बनाओ, उसको कट करके पेस्ट करोगे अपनी आंसर शीट में, जो आप नोट्स बनाते हो, रजिस्टर बना रहे हो, और उसका सॉल्यूशन उस ग्राफ के जस्ट नीचे होना चाहिए। ये मैं आपके फोटोज मांगूंगा और चेक करूंगा कितने बच्चे ये ग्राफ कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ग्राफ पेपर के साथ में रेडी रहना नेक्स्ट क्लास में। देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन पूछा है बेटा बच्चे, इसने 8th का कौन सा सेकेंड पार्ट पूछा है, 8th का सेकंड पार्ट देख लो बेटा, इसको भी जल्दी, फिर खत्म ही है क्लास। 8th का सेकंड पार्ट कहाँ गया, x + y = 0 और 4 सोल्यूशन चाहिए। बेटा ये भी बहुत सिंपल है। अब देखो x + y = 0 ही आ रहा है, तो कुछ भी लेते जाओ x और y को।
आपके इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं, क्योंकि तो दो वेरिएबल हैं, तो आप चाहो तो x को y में लिख दो, y को, ये तो एक ही बात हो गई। यहां तो आप नहीं भी कन्वर्ट करोगे ना बेटा तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। कैसे? सो देयरफॉर x को मैंने लिख दिया -y, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई। इसको रेक्टेंगल में क्लोज कर लिया करो। क्या? y को इधर ले गए, माइनस का हो गया। अब हमें क्या करना है? तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो पहला सॉल्यूशन देखिए क्या है। पहला सॉल्यूशन आपका बनेगा, अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी रखते जाऊं तो x आता चला जाएगा। यस, जो राइट साइड में होता है बेटा उसकी वैल्यू उसमें रखते हैं वैल्यू। तो y को आप ले लीजिए 0, सबसे बढ़िया, अपना फेवरेट है 0 भाई, 0 से अच्छी नंबर नहीं दुनिया में कोई। अगर y 0 है तो x कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज 0 इंटू माइनस करोगे तो भी 0 आना है। तो पहला सॉल्यूशन क्या बन गया? 0,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब दूसरा देखो, सेकंड में क्या करना है? कुछ नहीं करना, y की जगह कुछ और देखो, मान लो 1 ले लिया, तो इफ y इज इक्वल टू 1, अगर y को 1 लेते हो आप तो क्या होगा? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? x कहाँ गया? x इज इक्वल टू, अगर y को 1 लेते हो तो x -1 हो जाएगा, तो यानी कि सॉल्यूशन क्या बन गया? 1, -1, लिख देना इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तीसरा देखो, और क्या चाहिए? आप y की जगह और कोई नंबर ले लो, कोई भी इंटीजर या होल नंबर लेते चले जाओ। तो मान लो 2 रख दिया y की जगह, तो y को अगर आप 2 लेते हो तो x कितना आ जाएगा बताओ? तो x हो जाएगा -2। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा -2,2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। चौथा और देख लो, 4 पूछे हैं मैंने, मान लीजिए सारे पॉजिटिव ले लिए। अब मान लो मैंने y को लिया सपोज -1, अगर y को -1 लोगे तो x कैसे आएगा पता है आपको? x कैसे आता है? y को -1 लिया, जैसे आपने, कहाँ गया ये, y को आपने क्या लिया? -1। तो अगर y को -1 लोगे तो x पता है क्या आएगा? माइनस ऑफ -1, क्योंकि y की वैल्यू माइनस में ली है और एक वैल्यू माइनस का साइन बाहर अलग लगा हुआ है, ये देखो, और y मैंने -1 लिया है, लेकिन एक माइनस बाहर भी तो है जो अलग से है। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर x 1 आ गया तो बोलो सॉल्यूशन क्या बनेगा? तो सॉल्यूशन बन जाएगा 1, -1, ये हो गया चौथा। 1, -1 विल बी द फोर्थ सॉल्यूशन। अंशुल समझ में आ गया हो तो लिख दे बेटा यस सर, जल्दी से, अभी जाना नहीं है आप लोगों को। इसका मैं बुकलेट का ही एक क्वेश्चन और अच्छा सा देख रहा हूँ सॉल्यूशन निकालने वाला, बस उसके बाद खत्म हो जाएगी कहानी। मुझे बताएं बेटा जल्दी से, अगर कोई डाउट है तो बताओ। इसके बाद में तो बस सीधे फिर हमें ग्राफ ही बनाना सीखना है, सॉल्यूशन निकालना अगर आप सीख गए हैं तो इसके बाद में क्या बच जाता है बेटा? केवल ग्राफ कैसे निकालते हैं वो बच जाएगा, बस बाकी सब खत्म। अगर समझ में आ गया है तो बेटा रिप्लाई कर दें अंशुल, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलिए एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ आज का, वो और कर लें। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मतलब इसमें सॉल्यूशंस नहीं निकालने, सॉल्यूशन निकालना तो मैंने सिखा दिया हूँ बेटा। याद रखें प्रैक्टिस शीट का 9th क्वेश्चन में जो 5 पार्ट हैं, जिनमें सॉल्यूशन ए और जीरो और बी, याद करो पहला क्वेश्चन जो कराया था उसी पर बेस्ड है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसको करना है। अब जैसे अगर आपने सपोज कीजिए एक्स को वो कह रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल टू 6, सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू 1, y is equal to 6 is a solution of 8x minus ay plus a square। इसका सॉल्यूशन है 8x minus ay plus a square is equal to 0। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा? 1 और 6। आपको पता है जब सॉल्यूशन होते हैं तो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन की वैल्यू इनमें रखने पर इज इक्वल टू 0, जो भी दिया जाता है इज इक्वल टू में वही बना रहता है। तो इसलिए हम लिख देंगे बिकॉज x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये लिख देना लाइन। सो देयरफॉर 8 के साथ जब आप 1 लोगे, y के साथ जब आप 6 लोगे, प्लस a स्क्वायर रखोगे,
इज इक्वल टू 0 लोगे तो फाइनली क्या होगा, तो ये बन रहेगा 8 इंटू 1 8 माइनस ये क्या हो जाएगा 6a, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ क्या बन गया, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कुछ, लेकिन है तो इक्वेशन, क्योंकि इज इक्वल टू 0 लगा हुआ है तो हम a की वैल्यू स्प्लिट करके निकालेंगे। याद करें, और कल नए बैच में मैंने स्प्लिटिंग द मिल्टन सिखा दिया था, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सबसे पहले आएगा, फिर माइनस 6a, फिर कांस्टेंट वैल्यू आती है इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करो, याद करो क्या करते हैं स्प्लिट में, ये c माना जाता है और ये इसका कोफिशिएंट a माना जाता है। एक्चुअली यहाँ a वेरिएबल है, जनरली अगर x होता है तो हम इसके कोफिशिएंट को a मानते हैं। आप इस बार x स्क्वायर का कोफिशिएंट मान लो, कुछ भी, तो कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यानी 8 इंटू 1 8 आया। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं आप सब जानते हो, 8 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 2, 8 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1, और क्या लिख सकते हो 8 को आप, मेरे ख्याल में 2 ही होते हैं। तो अब इन दोनों में से किससे 6 मिलने वाला है, तो 6 तो 4 और 2 से ही मिलेगा, लेकिन चूंकि माइनस का चाहिए तो दोनों माइनस के ले लो, हो गया काम। तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0, a कॉमन ले लो तो अंदर a माइनस 4 मिलेगा, माइनस 2 कॉमन ले लो अंदर a माइनस 4 मिलेगा इज इक्वल टू 0। ये सेम बन जाता है तो फिर a माइनस 4 कॉमन मिलेगा, और जैसे ही आप a माइनस 4 कॉमन लोगे a यहाँ से अंदर मिलेगा और माइनस 2 अंदर मिलेगा इज इक्वल टू 0। दोनों को 1 बाय 1 0 के बराबर रखेंगे तो a इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, a या तो 4 मिल सकता है और या a इज इक्वल टू हो सकता है 2। कैसे, उधर ले जाते हैं ना तो साइन बदल जाता है वैल्यू का, सीधे आंसर